हेलो एवरीवन, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ लॉजिकल केमिस्ट्री। जहाँ पर आज हम सॉल्यूशन के लेक्चर नंबर 2 के अंदर डिस्कस करेंगे कंसंट्रेशन टर्म्स टू कैलकुलेट कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन। चलिए, सबसे पहले तो ये जान लेते हैं कि कंसंट्रेशन होती क्या है। व्हाट इज कंसंट्रेशन? व्हाट इज कंसंट्रेशन? देखिए, कंसंट्रेशन होती है नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स of any of any of a component, yeah, of any component in a volume of solution, volume of solution। गिवन वॉल्यूम में किसी एक पर्टिकुलर कंपोनेंट की कंसंट्रेशन कितनी है, यही पर्टिकुलर नंबर ऑफ मोल्स इतने प्रेजेंट है, इसी को बोलते हैं हम कंसंट्रेशन। अब इस कंसंट्रेशन को कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास हमारे पास कुछ टर्म्स हैं, उन्हीं को हमें पढ़ना है। और वो कैसे है, देखो ध्यान से। हमारे पास सबसे पहले नंबर पे आती है मास बाई मास परसेंटेज, या आप इसको वेट बाई वेट भी परसेंटेज बोल सकते हैं। आप इसको डब्लू बाई और स्मॉल डब्लू अपन में कैपिटल डब्लू परसेंटेज भी बोल सकते हैं। अच्छा, दूसरा क्या है? दूसरा हमारे पास है वेट बाई या मास बाई वॉल्यूम परसेंटेज। और हमारे पास तीसरा ऑप्शन क्या होता है? तीसरा ऑप्शन हमारे पास होता है वॉल्यूम बाई वॉल्यूम परसेंटेज। ये हमारे पास तीन है जिनको हमें कैलकुलेट करना है। एक, मास क्या होता है? गिवन मास, गिवन मास ऑफ ए कंपोनेंट, या फिर आप बोल सकते हो सोल्यूट। अगर सोल्यूट का निकाल रहे हो तो सोलवेंट का निकाल रहे हो तो सोलवेंट, आप यहाँ पर सोलवेंट भी रख सकते हो। सोलवेंट की तरह परसेंटेज है सॉल्यूशन। और यहाँ पे टोटल टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन, टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन। क्योंकि अपने को परसेंटेज निकालनी, इसलिए हम लगाते हैं इंटू 100। अच्छा, ये टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन जो लेके चलते हैं हम, वो हम लेके चलते हैं 100 ग्राम के लिए निकालते हैं हम। आपको एक बात ध्यान रखनी है, वॉल्यूम भी 100 और नीचे वॉल्यूम भी 100, यानी मास मास परसेंटेज भी 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन के लिए कंसिडर करते हैं हम। और मास बाई वॉल्यूम भी 100 ml के लिए करते हैं, वॉल्यूम बाई वॉल्यूम भी 100 ml, एंड टोटल सॉल्यूशन हमें 100 ml या 100 ग्राम का बनाना है। देखिए, यहाँ पे क्या होगा, गिवन मास, यहाँ पे आएगा गिवन मास, गिवन मास ऑफ सॉल्यूट और सॉल्वेंट, और अपॉन में टोटल टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, और इनटू में 100 परसेंटेज के लिए। गिवन वॉल्यूम क्या है? गिवन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट, गिवन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन में टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, और इनटू में 100, इनटू में 100। तो ये आपके सॉल्यूशन, ये आपके तीन फॉर्मूलाज है जिनसे हम कंसंट्रेशन टर्म को कैलकुलेट करते हैं। अब बहुत बार ये पूछ लेता है कि इन तीनों टर्म्स में से सबसे इफेक्टिव टर्म कौन सी है कैलकुलेट करने की। देखिए, एक बार तो हम सारी कंसंट्रेशन टर्म को पढ़ने के बाद, एक बार ये परसेंटेज वाली ही इनको पढ़ने के बाद ये चेक करेंगे कौन सी अच्छी टर्म। देखो, इसमें जब अब बात आती है तो इसमें जो सॉल्यूशन है वो ग्राम में कंसिडर किया जाता है, यानी मास दिया जाता है, और मास को कंसिडर करते हैं हम ग्राम के अंदर। वहीं पे जो सॉल्यूशन बन रहा है नीचे वालों में, वो सॉल्यूशन बन रहा है आपका वॉल्यूम, और वॉल्यूम में हम लीटर्स में देते हैं। ठीक है, लीटर्स में, चलिए लीटर्स या एमएल में लेते हैं। ठीक है, 100 ml, यहाँ पे भी 100 ml आएगा, और यहाँ पे भी 100 ml आएगा टोटल। अब देखने वाली बात क्या है? देखने वाली बात ये है कि जो मास होता है, मास होता है, दैट इज दैट इज टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होता है, इंडिपेंडेंट। और वॉल्यूम जो होती है वो होती है टेम्परेचर डिपेंडेंट, टेम्परेचर डिपेंडेंट।
अब वॉल्यूम जो है वो टेम्परेचर के साथ उसकी प्रॉपर्टी चेंज कर देगा, वॉल्यूम बढ़ जाएगी या वॉल्यूम घट जाएगी, लेकिन मास घटता हुआ बढ़ता नहीं है। इसलिए हम किसी भी पर्टिकुलर सॉल्यूशन में अगर हम ये देखते हैं कि मास ऑफ सॉल्यूट क्या है या फिर मास परसेंटेज ऑफ सॉल्वेंट क्या है, तो हम आसानी से कैलकुलेट कर लेंगे, क्योंकि वहाँ पे जो टेम्परेचर बढ़ और घट रहा है उसका कोई इफेक्ट नहीं हो रहा उस चीज़ के ऊपर। लेकिन नीचे जब वॉल्यूम टर्म आती है तो उनमें होता है, और इसकी वजह से हम मास बाय मास परसेंटेज को अच्छा कंसिडर करके चलते हैं कंसंट्रेशन का, यानी इसको हम कंसिडर करते हैं दैट इज ए गुड कंसंट्रेशन, दिस इज ए गुड कंसंट्रेशन, दिस गुड और दिस इज नॉट एज गुड। दिस इज द फर्स्ट पॉइंट जो हमने कर लिया। अब आगे फोर्थ टर्म जो आती है वो फोर्थ टर्म होती है हमारे पास, फोर्थ टर्म होती है वो हमारे पास दैट इज मोलरिटी। मोलरिटी अब फिफ्थ टर्म जो हमारे पास है वो हो हमारे पास मोलरिटी। इन दोनों को एक साथ पढ़ना है, ठीक है। मोलरिटी को हम शो करते हैं कैपिटल एम से और मोलरिटी को हल करते हैं स्मॉल एम से। तो मोलरिटी होती है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, ठीक है, और अपॉन में टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। और ये कितना होता है, ये होता है आपका 1 लीटर, 1 लीटर। अगर इसी को आप ये लिखते हो कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, और आप अपनी बात टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लेते हो इन एम एल में लेते हो, तो आपको गुणा में 1000 करना पड़ेगा। इसके अलावा आप क्या कर सकते हो, हमें पता है कि नंबर ऑफ मोल्स जो होता है वो गिवन वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन में मोलर मास ऑफ सॉल्यूट होता है, ठीक है। सॉरी 100 नहीं आएगा, 1000 आएगा। और इटू में हमारे पास वॉल्यूम हो गई है इन एम, और इनटू में अच्छा, दिस विल बी द फाइनल फॉर्मूला फॉर योर मोलरिटी। ठीक वैसे ही मोलरिटी में आप लेते हैं, मोलरिटी में क्या आएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन में टोटल मास ऑफ सॉल्वेंट, और हम उसको कंसीडर करते हैं केजी में, ठीक है, 1 kg, 1 kg। अब अगर अपने को यही करना है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट टोटल मास ऑफ सॉल्वेंट, और अगर इसको ग्राम में लेते हो तो वही आपका 1000 आ जाएगा। अगर आप नंबर ऑफ मोल्स को फिर से लिखते हो तो गिवन मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन में मोलर मास ऑफ सॉल्यूट और इनटू में मास ऑफ सॉल्वेंट, और इनटू में आपको 1000 करना है, इनटू में आपको 1000 करना है, यहाँ पे लिख दीजिए, मतलब दिस इज वर्क। तो हमारे पास मोलरिटी और मोलरिटी की कंसेप्ट आ चुके। अब इन दोनों में भी हमें कैलकुलेट करना है कि मोलरिटी अच्छी कंसंट्रेशन टर्म है या मोलरिटी। तो देखिए मोलरिटी में जो आया हुआ है, मोलरिटी के अंदर जो आया हुआ है दैट इज बेस्ड ऑन वॉल्यूम, टोटल वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन। मोलरिटी में आया है टोटल वॉल्यूम का सॉल्यूशन, और मोलरिटी में आया है टोटल मास। यानी यहाँ से हम ये साफ साफ कह सकते हैं कि जो मोलरिटी होती है वो होती है टेम्परेचर डिपेंडेंट होती है, तो मोलरिटी होती है वो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होती है, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। इसलिए हम मोलरिटी को अच्छी टर्म कंसिडर करके चलते हैं कैलकुलेट करने के लिए, और इसको कंसिडर नहीं करते, डू नॉट, दिस इज दिस इज
डू नॉट कंसीडर, इसको हम कंसीडर नहीं करते, कर सकते दोनों से ही, लेकिन मोरालिटी से करेंगे तो ज़्यादा इफेक्टिव होगा हमारा। अब इससे आगे आती है फोर्थ, फिफ्थ हो गई, सिक्स कम दो आती है, दैट इज पार्ट पर मिलियन, दैट इज पार्ट पर मिलियन, इसी को बोलते हैं पीपीएल, पीपी। पार्ट पर मिलियन क्या होता है, देखो ये होते हैं नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ वन कंपोनेंट, वन कंपोनेंट अपॉन में टोटल पार्ट्स ऑफ द सॉल्यूशन। अच्छा, पार्ट पर मिलियन, मिलियन का मतलब क्या है यहाँ पर, मिलियन का मतलब है, मिलियन का मतलब है यहाँ पर, मिलियन का मतलब है यहाँ पर 10 लाख, और 10 लाख को हम लिखते हैं 10⁻⁶। तो हमें 10⁻⁶ पार्टिकल में ढूंढना है कितना पार्ट एक कंपोनेंट का प्रेजेंट है टोटल में। अच्छा, कैसे, थोड़ा एग्जांपल बता देता हूँ। मान लीजिए हमारा ये एटमॉस्फेयर है, एग्जांपल हमारा ये एटमॉस्फेयर है, और इस एटमॉस्फेयर के अंदर बहुत सारी गैसेस प्रेजेंट है, यानी कंप्लीट ऑफ गैसेस है। अब उनमें से अपने को ये पता करना है कि पार्ट ऑफ ऑक्सीजन कितना है, पार्ट ऑफ ऑक्सीजन कितना है। तो हम क्या करेंगे, टोटल पार्ट कितने हैं, उनमें से ऑक्सीजन का पार्ट कितना है, वो रखेंगे हम नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ वन कंपोनेंट। ठीक है, कि एक 1/4 है, 1/3 है, 1/2 है, कैसा है, ठीक है, या 1/2 पार्ट है, कितना है। और उसके बाद हम टोटल पार्ट कितना होता है वो रखेंगे गुणा में 10⁶, जो कि 1 बिलियन। यही कैलकुलेट करते हैं एटमॉस्फेयर का एक भी, एटमॉस्फेयर में डस्ट पार्टिकल कितना है, सल्फर डाइऑक्साइड कितना है, परसेंटेज ऑफ कार्बन कितना है। जैसे आपको अब पता हो कि एटमॉस्फेयर में कार्बन का जो परसेंटेज होता है वो 0.03% के अराउंड होता है। तो अगर इतना कम का कैलकुलेट करना है तो हम पार्ट पर मिलियन ही देखते हैं। 10 लाख पार्टिकल्स में कितने पार्टिकल्स कार्बन डाइऑक्साइड के हैं, या कितने मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड के हैं, इसको कैलकुलेट करने के लिए हमें पार्ट पर भी लेने की जरूरत पड़ती है। ये ध्यान रखिएगा कि एटमॉस्फेयर में अगर किसी एक पर्टिकुलर चीज का अगर अपने को पार्ट देखना है कि कितना प्रेजेंट है, तो हम पार्ट का मिलियन का यूज करते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है हमारे पास, नेक्स्ट का हमारे पास मोल फ्रैक्शन, नेक्स्ट का हमारे पास 7 नंबर, एट इज 7 नंबर, एट इज मोल फ्रैक्शन, दैट इज मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन क्या होता है, हमारे पास एक सॉल्यूशन है, हमारे पास एक सॉल्यूशन है, उस सॉल्यूशन में बहुत सारे कंपोनेंट हमने लिख के हैं, A+D+C+D, तब जाके हमारे पास एक सॉल्यूशन बना, तब हमारे पास जाकर के सॉल्यूशन बना है। अब यही से अपने को कैलकुलेट करना है कि जो जो हमारे पास कंपोनेंट ए है, या कंपोनेंट बी है, या कंपोनेंट सी है, उसका कितना फ्रैक्शन प्रेजेंट है सॉल्यूशन के अंदर। फॉर एग्जांपल मान लीजिए, एक उदाहरण देता हूँ मैं आपको। मान लीजिए आपका जो पेपर हुआ है कोई भी एग्जाम, वो टोटल टोटल मार्क्स जो है उसके, दैट इज 100, दैट इज 100। अब टोटल मार्क्स 100 है उसके। अब आपका 20 नंबर का तो था इंग्लिश का, आपका 20 नंबर का था हिंदी का, और आपका 20 नंबर का था मैथ का, आपका 20 नंबर का था एसएस का, आपको 20 नंबर का था आपका, चलिए एसएस भी मानते हैं, 20 नंबर मैथ, हिंदी, इंग्लिश, ये और केमिस्ट्री, और 20 नंबर आपकी फिजिक्स मान लो। तो आपका टोटल 50 नंबर का पेपर, सॉरी 20 25 100 नंबर का वो टोटल मार्क्स हो गए। अब आपने इसमें से लिए हैं 18 मार्क्स, आपने इसमें से लिए हैं 16 मार्क्स, इसमें से लिए हैं आपने 18 मार्क्स, फिर इसमें लिए हैं आपने 20 मार्क्स, फिर इसमें लिए हैं आपने 30 मार्क्स।
फिर सबको टोटल करेंगे तो हमारे पास इसका ग्रैंड टोटल आ जाएगा ऑक्टेन मार्क्स। और ये हमारे पास है मैक्सिमम मार्क्स। 100 मार्क्स इज दिस इज योर मैक्सिमम मार्क्स। अब आपकी एक परसेंटेज बनेगी। जब हम क्या करेंगे, ऑक्टेन को टोटल के साथ डिवाइड करके परेटो में 100 करेंगे तो एक परसेंटेज आएगा। ठीक है, लेट्स से 80% आ जाओ। अब 80% में कितना परसेंटेज है आपका हिंदी का है, कितना परसेंटेज इंग्लिश का है, कितना परसेंटेज मैथ का है, कितना केमिस्ट्री का है, कितना फिजिक्स का है। यही कैलकुलेट करना क्या कहलाता है, मोड। ये आपकी परसेंटेज आ जाएंगी। और यही अगर मैं 100 को हटा के करूँ, यानी 100 आपके पास ओवरऑल आया है, 100 80 में से, तो इस 80 में से कितना करेक्शन इसका है, कितना इसका, कितना इसका, कितना इसका, यही कैलकुलेट करता है हमारे लिए मोल फ्रैक्शन। कौन कैलकुलेट करता है, मोल फ्रैक्शन। देखिए कैसे, अगर मेरे को पता करना है, अच्छा इसको डिनोट करते हैं हम सही से, मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन इसका ए का कैलकुलेट करना है पूरे सॉल्यूशन के अंदर। तो यहाँ पे हम लिखेंगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए अपॉन में टोटल मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। वहीं पे बी का करना है तो सेम टू सेम लिखेंगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी और अपॉन में टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। वहीं पे अगर अपने को सी का करना देगा और कितने भी कंपोनेंट सब आ जाएगा। ठीक है हमारे पास, क्योंकि हम सॉल्यूशन में क्या कंसिडर करके चलते हैं, सॉल्यूशन में हम कंसिडर करके चलते हैं कि सॉल्यूशन दो चीजों से मिलके बना है, वन इज सॉल्यूट एंड वन इज सॉल्वेंट। अच्छा, एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, मैं यहाँ पे एक टर्म लिख रहा हूँ, उसका नाम है बाइनरी सॉल्यूशन। उसका नाम है बाइनरी सॉल्यूशन। बाइनरी सॉल्यूशन वो होते हैं जिनके अंदर एक ही सॉल्यूट प्रेजेंट होता है और प्लस में एक ही सॉल्वेंट प्रेजेंट होता है। ठीक है, इसलिए लेते हैं क्योंकि इनको समझना बहुत आसान होता है। अगर सॉल्यूट एक से ज़्यादा लोगे तो कैलकुलेशन जो है, जो हम देख रहे हैं इफेक्ट टोटल सॉल्यूशन में, वो प्रॉपर्टीज बहुत ज़्यादा हो जाएंगी और इनको पढ़ना बहुत डिफिकल्ट होता है। दैट्स व्हाई वी कंसीडर ओनली बाइनरी सॉल्यूशन इज थ्रू बार। यहाँ पे हम केवल एक ही सॉल्यूट को लेंगे कि सॉल्वेंट को लेंगे, कभी भी एक सॉल्वेंट में दो सॉल्यूट मिक्स ही नहीं कर रहे हैं। ठीक है, ये हमेशा ध्यान रखना। तो यहाँ पर अगर आप एक सॉल्यूशन में मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट कैलकुलेट कर रहे हैं, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट कैलकुलेट कर रहे हैं, तो वो आएगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट और अपॉन में टोटल मोल्स ऑफ सॉल्यूट, टोटल मोल्स ऑफ सॉल्यूट। वहीं पे अगर सॉरी ये सॉल्वेंट आए, अगर आप देख रहे हैं सॉल्वेंट के लिए तो क्या आ जाएगा, विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट और अपॉन में टोटल मोल्स ऑफ सॉल्यूट। तो आप दोनों तरीके से निकाल सकते हैं, आपकी मर्जी। अब इसके बाद हमारे पास लास्ट कंसंट्रेशन टर्म आती है, दैट इज कौन सी नंबर की है हमारे पास, 7th नंबर, दैट इज नॉर्मेलिटी। इसको हम कैपिटल एन से डिनोट करते हैं, स्मॉल एन से नंबर ऑफ मोल्स को करते हैं, कैपिटल से नॉर्मेलिटी को करते हैं। अच्छा, नॉर्मेलिटी किसके बराबर होती है, ये होती है ग्राम इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्यूट, ग्राम इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्यूट और अपॉन में हमारे पास वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर हो, इन लीटर। अगर हमें ये चेक करना है कि अब ग्राम इक्विवेलेंट वेट क्या होता है, हमें चेक करना है कि ग्राम इक्विवेलेंट वेट क्या होता है, तो हम कहते हैं कि ग्राम इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू W अपॉन में
ई और इंटू में 1000 और अपॉन में टोटल वॉल्यूम इन लीटर, जहां पर W जो है वो हमारा मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम है, दिस इज मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम है, ग्राम है। ई है हमारा इक्विवेलेंट सॉल्यूट, इक्विवेलेंट डेट ऑफ सॉल्यूट है, जहां पर हमारा बी जो है वॉल्यूम है ऑफ सॉल्यूशन है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है, इन लीटर है, इन लीटर। अब हमें पता करना है कि हमारा जो इक्विवेलेंट वेट है वो ये कैसे निकलेगा। ये देखो, इसको निकालने का सिंपल सा तरीका होता है कि जो भी हमने सॉल्यूशन में सॉल्यूट लिया है उसका मोलर मास कितने, टोटल मोलर मास कितना है उसका, और अपॉन में एन फैक्टर, उसमें टोटल एन फैक्टर कितना। एन फैक्टर का मतलब ये होता है, एन फैक्टर का मतलब ये होता है कि वो टोटल जैसे अगर हम ये देखते हैं कि HCl है, तो जो HCl है यहाँ पे अगर देखा हूँ डिफरेंट फॉर एग्जाम्पल HCl है, तो HCl किसमें कूदता है, H प्लस और Cl नेगेटिव। और लेट्स से आपके पास H2SO4 है, NaOH है, ठीक है, ये कितने में कूदता है, ये 2H प्लस देता है, प्लस में SO4 2 नेगेटिव देता है, और Na प्लस देता है और OH नेगेटिव देता है। तो कितने H प्लस देता है, नंबर ऑफ H प्लस, इसका एन फैक्टर हो जाएगा 1, एन फैक्टर 1, इसका एन फैक्टर कितना हो जाएगा 2, इसका एन फैक्टर कितना हो जाएगा 7, ठीक है। देन टोटल H प्लस, एक तो हम एन फैक्टर को कैलकुलेट करते हैं, एन फैक्टर को हम कैलकुलेट करते हैं इन टर्म ऑफ नंबर ऑफ H प्लस और OH नेगेटिव आयंस इन dissociated in a solution, dissociated in a solution, ठीक है। और एक हम करते हैं टोटल इलेक्ट्रॉन लूज और गेन इन ए सॉल्यूशन, ठीक है। कितना इलेक्ट्रॉन, मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल Na जा रहा है Na प्लस में, तो यहाँ पे एन फैक्टर कितना हो जाएगा 1, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन। Mg है तो Mg प्लस 2 में जाता है, 2 इलेक्ट्रॉन को छोड़ता है, तो यहाँ पे 2 हो जाएगा। एल्यूमिनियम का प्लस दे जाएगा, सिमिलरली ऐसे जाती है, ठीक है। तो आप इसको फिर से कर सकते हैं। तो वैसे ही मैं कुछ एग्जाम्पल लिख देता हूँ ताकि आपको कॉन फैक्टर कैलकुलेट करने में आसानी है। पहला है H2SO4, दूसरा है हमारे पास कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, तीसरा है हमारे पास एल्यूमिनियम सल्फेट, चौथा हमारे पास KMnO4, KMnO4। यहाँ पे किस में कन्वर्ट होगा, 2H प्लस और प्लस में SO4 2 नेगेटिव, तो इसका एन फैक्टर कितना आ जाएगा, यहाँ पे एन फैक्टर कितना आ जाएगा इसका, और फिर भी 2, क्योंकि 2H प्लस था। ये आएगा Ca प्लस प्लस में 2OH नेगेटिव है, तो इसमें कितने OH नेगेटिव 2 हैं। ये कितना आएगा, Al प्लस 3 आएगा, और प्लस में 2SO4 2 नेगेटिव आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए एल्यूमिनियम ने कितने इलेक्ट्रॉन को किया है, यानी हमारे पास ओवरऑल कितना आ जाएगा, Al प्लस 3 का 6 हुए हैं एरोप्लेन, और इनको में 2 इनको में An+3 पाए हैं, ठीक है। चलिए आगे KMnO4 देखिए, KMnO4 में जो मैग्नीज जो होता है Mn+7, Mn+7, 7 से जाएगा, किस में जाएगा, Mn+2 में जाता है, ठीक है। Mn यानी D0 से जाता है ये D5 में, D5 में, क्योंकि हाफ फिल्ड होती है। यहाँ पर टोटल कितना हो जाएगा एन फैक्टर इसका, 5 एन फैक्टर हो जाएगा। यहाँ पे एन फैक्टर इसका कितना हुआ, 6 है, ओके। टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 3। टोटल एल्यूमिनियम कितने आ जाएंगे, 2 एल्यूमिनियम आ जाएंगे, ठीक है। आपके इसको जब डिस्कस करेंगे वो 2 एल्यूमिनियम आ जाएंगे। एक एल्यूमिनियम कितने इलेक्ट्रॉन्स को दे रहा है, 3। ये कितने को देगा, 6 को देगा। 3 इलेक्ट्रॉन 3 2 6 देंगे,
ऐसे करके आप इनफेक्ट को कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। अब एक छोटी सी टर्म और आती है जिसको बोलते हैं मोलरिटी इक्वेशन, ठीक है। इसको बोलते हैं मोलरिटी इक्वेशन, मोलरिटी इक्वेशन बोलते हैं, मोलरिटी। अब देखिए मोलरिटी इक्वेशन क्या होती है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए मेरे को नहीं पता है कि मैंने पहले एक वॉल्यूम वी1 था, पहले वॉल्यूम वी1 था, ये मेरे पास नोन है। मैंने इसके अंदर मोलरिटी कैलकुलेट की है, वो भी मेरे पास नोन है, ठीक है। अब मैंने इसके अंदर इसका डाइल्यूशन कर दिया है। डाइल्यूशन का मतलब क्या होता है? एडिशन ऑफ वाटर, एडिशन ऑफ ए वाटर कर दिया है। जैसे ही मैंने एडिशन ऑफ वाटर किया तो ऑब्वियसली इसकी मोलरिटी भी चेंज हो जाएगी और इसकी वॉल्यूम भी बढ़ जाएगी। अब ये नई चीजें आ चुकी हैं, ठीक है। क्योंकि वॉल्यूम फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए यहाँ पे एक 1 लीटर था और 1 लीटर पानी मैंने और कर दिया, तो 1 लीटर से कितना हो गया अभी? 2 लीटर हो सोल्यूशन हो गए हैं, ठीक है। 1 लीटर सोल्यूशन था, 1 लीटर पानी ऐड कर दिया, टोटल कितना हो जाएगा? 1 लीटर प्लस 1 लीटर, 2 लीटर सोल्यूशन। ये हमारे पास ऑलरेडी नॉन थी, ये हमारे पास ऑलरेडी नॉन थी, लेकिन अब हमें ये निकालनी है कि नए सॉल्यूशन में आफ्टर डाइल्यूशन मोलरिटी क्या आई। इसके लिए हम यूज करते हैं मोलरिटी इक्वेशन। ये होता है, देखो M1V1 इजकल टू M2V2, ठीक है। अब यहाँ से अपने को M2 निकालना है, तो M2 किसके बराबर आ जाएगा? M1V1 अपॉन V2। आप उन चारों में से किसी भी टर्म को भी निकाल सकते हैं, ठीक है। आपसे ये भी पूछ लेगा कि बताओ अगर किसी भी सॉल्यूशन के लिए N1 ये है, V1 ये है, और हमने आफ्टर डाइल्यूशन ये मोलरिटी का हमारे पास सॉल्यूशन बना है, तो फाइनल वॉल्यूम क्या होगा? तो उस केस में आप V2 निकाल लीजिए। V2 किसके बराबर हो जाएगा? M1V1 अपॉन में M2, ठीक है। जहाँ पे M1 और M2 क्या मोलरिटी ऑफ इनिशियल सॉल्यूशन और मोलरिटी आफ्टर डाइल्यूशन, ठीक है। ठीक वैसे ही हमारे पास एक नॉर्मेलिटी का भी आता है, नॉर्मेलिटी, नॉर्मेलिटी। अभी नॉर्मेलिटी इक्वेशन क्या होती है? सेम टू सेम होती है। हमारे पास पहले कोई एक सोल्यूशन था जिसकी नॉर्मेलिटी N1 थी और वॉल्यूम V1, ठीक है। नॉर्मेलिटी N1 थी और वॉल्यूम V1 था। आफ्टर डाइल्यूशन, आफ्टर डाइल्यूशन हमारे पास एक नया सॉल्यूशन बना जिसकी N2 थी और V2। तो N1V1 इजिकल टू क्या हो जाएगा? N2V2। दिस इज आवर नॉर्मेलिटी केस, दिस इज आवर नॉर्मेलिटी, नॉर्मेलिटी। अब ठीक है, अब एक देखते हैं कंसेप्ट दैट इज कॉल्ड रिलेशनशिप बिटवीन नॉर्मेलिटी एंड मोलरिटी, नॉर्मेलिटी एंड मोलरिटी। चलिए चेक करिए आप उसको। अगर मेरे को नॉर्मेलिटी निकालनी है सीधा मोलरिटी से, ठीक है, मोलरिटी से तो मैं उसको सीधा का सीधा मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, इसको मल्टीप्लाई कर सकता हूँ एन फैक्टर से, एन फैक्टर्स। ये मेरे पास क्या जाएगी? नॉर्मेलिटी आ जाएगी। इसको हम नॉर्मेलिटी कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि मुझे कैलकुलेट करनी है, कैलकुलेट कैलकुलेट द नॉर्मेलिटी ऑफ सॉरी नॉर्मेलिटी ऑफ ए 0. नॉर्मेलिटी ऑफ 0.1 मोलर H2SO4, ठीक है। ये कैलकुलेट करना है, ठीक है। आंसर कैसे आएगा? आंसर हम करेंगे ऐसे, मेरे पास मोलरिटी कितनी है H2SO4 की? 0.1। एन फैक्टर कितना रहेगा? एन फैक्टर ऑफ मोल कितना रहेगा? H2SO4 जो है वो डिसोसिएट होता है 2H प्लस और प्लस में SO4 तो नेगेटिव। तो इसका जो एन फैक्टर कितना है? ये एन फैक्टर है 2। तो नॉर्मेलिटी किसके बराबर आ जाएगी? वो आ जाएगी हमारे पास मोलरिटी 0.1 और इनटू मेन फैक्टर कितना है? तो यानी नॉर्मेलिटी हो जाएगी 0. वैसे ही आप ये भी कैलकुलेट कर सकते हैं कि कैलकुलेट द
0.1 molar and volume is 1 liter. ठीक है, 1 liter. And after dilution, molarity of no solution will be, or molarity of new solution will be 0.2 मोलर। ये निकालना है हमें, ठीक है। इसको निकालने का सबसे आसान तरीका क्या है, वही मोलरिटी की इक्वेशन लगा दो। M1V1 इक्वल टू M2V2। हमारे पास इनिशियल क्या है, 1 0.1, वॉल्यूम कितना है 1 लीटर, M2 दे रखा है 0.2 और हमें वॉल्यूम निकालना है V2। तो V2 किसके बराबर आ जाएगा, 0.1 इंटू में 1 0.2। आप इसको सोल्व कर लीजिए तो आपके पास आ जाएगा नया वॉल्यूम 0.5 लीटर, यानी 1/2 लीटर आ जाएगा हमारे पास, 1/2 लीटर आ जाएगा। ठीक है, यानी हमारा जो वॉल्यूम है वो डिक्रीज हुआ है। ठीक है, चलिए, आई होप आपको कंसंट्रेशन टर्म समझ में आई हो। हम आगे अगले चैप्टर में सोल्युबिलिटी पढ़ेंगे और सोल्युबिलिटी के बेस पे हम हेनरी लॉ और राउल्स लॉ को देखेंगे, यानी सोल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन सॉलिड इन लिक्विड, सोल्युबिलिटी ऑफ लिक्विड विद लिक्विड एंड सोल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। यानी हम सोल्युबिलिटी को पढ़ेंगे अगले लेक्चर में। सोल्युबिलिटी किसकी है, सॉलिड इन लिक्विड, ठीक है, सॉलिड इन लिक्विड, लिक्विड इन लिक्विड और गैस इन लिक्विड। यहाँ पे आएगा हमारा राउल्स लॉ और यहाँ पे आएगा हमारा हेनरी लॉ। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर द ज्वाइनिंग। टेक केयर ऑफ सेल्फ और पढ़ते रहिए। चैनल को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना कभी मत भूलना। थैंक यू सो मच।